नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, आज दोबारा से रविंदर पंचोली जी आज ये नहीं आए। आज इन्होंने पकड़ के मुझे खींचा है कि भाई आप आओ, और आज कटघरे में आप और आपकी जो कंट्री में रहते हो उसको मैंने कटघरे में खड़ा करना है। तो कुछ क्वेश्चंस रविंदर जी मुझे पूछने वाले हैं और कुछ मैं इनसे पूछने वाला हूँ। सर रविंदर जी, पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मंडे वाला दिन है, आपने शो को ज्वाइन किया। नमस्कार, जय भारत। जय भारत। आज का होस्ट मैं हूँ। तो चूंकि ये चाइना से रिलेटेड है, आप चाइना में रह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा। चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले। उसके अगेंस्ट इंडिया ने परसों एक नया मैप रिलीज किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने भेजा भी मैंने था देखा आपको। है मैंने जी। देखा है वो मैप। पहली बात यह है कि चाइना ने बेवकूफी करी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीजों से। लेकिन मैंने एक चीज नोट करा है कि मोदी जी हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मालूम है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए, G20 से पहले कांग्रेस को और अपोजिशन को कुछ मुद्दा देने के लिए, हम्म, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो भारत का जो आप मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, मैंने वो देखा है, जी। मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। लेकिन मुझे हम्म, लगता है कि ये एक किसी ने शरारत करी है भारत के लोगों ने, कि इन्होंने एक मैप निकाल दिया, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। मैं उसको हम्म, एक ही चीज से, जब मैंने पूरा मैप देखा, पहली बात है कि हमारी ऐसी मंशा ही नहीं है। सनातन हमें किसी की जमीन को हड़पने की परमिशन देता नहीं है, ना ही हम कभी सोचते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही मैप में बात मुझे एक ही गलती दिखी मुझे। है। जी। उसमें पूरा भारत दिखा है, चाइना पूरा हमने भारत के दिखा दिया, पीओके उसके अंदर नहीं है। इसका मतलब हम्म। ये गवर्नमेंट ऑफ भारत की इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। ये किसी किसी यूट्यूबर पे या किसी ने ट्विटर पे बैठकर ऐसे ही बना के उसको डाल दिया कि भारत ने मैप निकाल दिया। इट कैनॉट बी भारत मैप। भारत करेगा, अपनी जमीन की बात करेगा, किसी की जमीन के हड़पने की बात कर ही नहीं सकता। तो ये चाइना वालों ने शरारत करी। आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है, हमने भी शरारत कर दी है। और कुछ भी नहीं है। और सर, अभी ये आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है। करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब वीआईपी ट्रेन चलेगी। तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा। गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर मु- अपना घूमते घामते और चले आइए ट्रेन में बैठ के दिल्ली सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया है कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी जी। एक वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए, कमाल देखिए आप पंचोली जी, भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की। भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी एंड पार्टी, जो पूरे ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6 6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था। अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती। वो भी वंदे भारत, भगवा कलर होगा ट्रेन का, और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर, मेरे फादर सेशन जज थे। तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे। तो वो उनसे शिकायत करते थे, सर, कि मेरी कुटाई हुई है बहुत। तो उनने कहा, कहाँ है निशान? तो क्या सर, कंबल में लपेट के मारा है, निशान नहीं है। तो ये चाइना वो की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए, मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, ये भी बता दूं आपको मैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, कि इसमें से क्या फायदा होगा? भारत, भूटान, ये सब जुड़ जाएंगे, बांग्लादेश, ये सबको ट्रेन मार्ग से जोड़ रहे हैं। देखिए, जैसे चाइना का एक वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। हम्म। हम्म। तो उससे उनका ये था कि भी हमने जितनी भी कंट्रीज हैं आसपास की और दूर की भी, इन सबको जी। चाइना के साथ जोड़ना है। चाइना को जोड़ने का मकसद क्या था कि उस कंट्रीज में से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना में जाएं, और चाइना से फिनिश गुड्स बन के उस कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाए। उस पे जी। चाइना को फायदा होना था। अभी भारत ने शुरू कर दिया, अभी हमने भूटान को जोड़ दिया,
म्यांमार जोड़ दिया, बांग्लादेश जोड़ दिया, श्रीलंका हमने ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। इधर से हम मिडल ईस्ट में ग्रीस में जा रहे हैं, इसराइल हमने कर लिया, इजिप्ट में अपने पोर्ट्स बना रहे हैं, मॉरिशस में हमारा पोर्ट शुरू हो गया है, एयरपोर्ट वहां पे शुरू हो गया है, जो कि भारत के कंट्रोल में है। इससे बढ़िया बीआरआई कोई हो ही नहीं सकता। भी चाइना ने अनाउंस किया, 10 साल लग गए, हमने बिना अनाउंस किए बीआरआई पूरा भी कर दिया। भी छुपे छुपे रुस्तम तो हम निकले। नहीं, और इन्होंने एक वो भूटान के लिए सीक्रेट कोई रूट बनाया था जिनके टनल के थ्रू, चाइना ने। देखिए, वो इन्होंने जो चाइना ने बनाया है वो सब जी। बीआरआई का ही प्रोजेक्ट है। उन्होंने भूटान के हम्म। अंदर भी बनाया, भूटान के अंदर भी है, नेपाल के अंदर इन्होंने रेलवे लाइंस बनाई हुई हैं जो डीप हम्म। टनल्स के थ्रू वो नेपाल के अंदर पहुंच सकते हैं। उधर से इन्होंने म्यांमार में किया था। ये मैंने कई बार वीडियोस में बोला है, चाइना हमेशा ये रात के अंधेरे में छुप कर आता है, भारत दिन में जाता है। ये फर्क है, रात दिन। मैं हमेशा बोलता हूँ चाइना में भारत में दिन रात का फर्क है, यही फर्क है। ये रात में अंधेरे में आते हैं छुप के, हम दिन में दहाड़ते हो जाते हैं। तो ये फर्क हमेशा रहेगा। हमने किसी को बिना बताए अपने प्रोजेक्ट्स पूरे भी कर दिए। वो ठीक है, जो म्यांमार में जाना है, भूटान में, उसको अभी 2 या 3 साल लगेंगे। अभी हमने अनाउंस किया है 1.25 लाख करोड़ रुपए हम उसके ऊपर लगा रहे हैं। आपने बोला कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये सारी रिच रिच है मिनरल्स के अंदर। वहां पर लकड़ी जैसे है बहुत ज्यादा, म्यांमार की लकड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। जब वो चीजें से वहां से रॉ मटेरियल्स बन के यहाँ पर आएंगे, रॉ मटेरियल्स यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो हमारी जो कंट्री है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ने वाली है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इन कंट्रीज का भी फायदा हो, हमारी कंट्री का भी फायदा हो। हम लोकल करेंसीज में काम करें ताकि उनके ऊपर भी डॉलर का प्रेशर ना आए और हमारे ऊपर भी ना आए। तो ये जो एक गेम चेंजर है, ये मोदी जी ने शुरू किया हुआ कई सालों से, उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। ये जो अपोजिशन है सिर्फ अदानी अदानी करते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं है, इन्होंने कभी देश के बारे में सोचा नहीं है, सो इनके पास मुद्दा नहीं है कोई भी। बट दिस इज अ गेम चेंजर। अभी मैं आपको मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, कि जब जी। चाइना भी किसी कंट्री में अपना बीआरआई का प्रोजेक्ट लेके जाता है, तो हम्म। वहां पर वो बोलता है अगर कि भाई ये अली बाबा है, ये हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप इसके साथ डील कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शी जिनपिंग ने जो जैकमा है उससे पैसे खा लिए या उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको उसको बड़ा बनाने के लिए क्योंकि वो दोस्त है जी। इनका। जी। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कंट्री में जाकर प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी कंपनी उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, ये आपके सारे दुख का जो निवारण है ये कर सकता है। इसके पीछे हमारी बैकिंग भी है, हमारे बैंकिंग की बैकिंग भी है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब अमेरिका में अगर उनके पास बोइंग है, तो प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा बोलेगा भी आप बोइंग से प्लेन खरीदिए, मैं आपकी डील करवा देता हूँ। ऐसे ही जी। जब फ्रांस के साथ हम डील कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई आप ये डसॉल्ट है इसके साथ डील कीजिए। इसका मतलब ये है कि क्या मैक्रोन भी डसॉल्ट के साथ दोस्ती है और वो पैसे खा रहा है उनसे? ऐसा नहीं है, कंट्री टू कंट्री ऐसे ही डील्स होती हैं। और ये चीज पप्पू पार्टी को कभी समझ ना आएगी, ना आ सकती है। तो इसलिए ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है जो भारत कर रहा है आज की डेट में। इट इज अ फ्यूचरिस्टिक थिंग। अब इस जो चीजें आज वो कर रहे हैं, इसका फायदा हमें 2 या 3 सालों में आएगा, एंड देन पीपल विल अंडरस्टैंड कि गेम चेंजर कैसे था ये। सर, पप्पू एंड कंपनी इसलिए चिल्ला रही है कि चाइना से उन्होंने पैसा खाया है। तो मालिक ने पैसा दिया है तो उनको अटेंडेंस तो लगानी है, हल्ला तो मचाना है। अब मैं बताता हूँ अडानी के लिए ये क्यों चिल्लाते हैं। हाँ जी, अडानी बताइए। ने क्या करा है कि चाइना के इंटरेस्ट को बहुत डैमेज किया है। आपको मैं बता दूं कि एक चाइना का का जो है हाइफा पोर्ट चाइना से इन्होंने ले लिया, चाइना उस पर नजर लगाया ट्रू। हुआ था। ट्रू। इसके बाद इजिप्ट में उन्होंने स्वेज नहर वाला और ये सारा अपना पूरा प्रोजेक्ट ले लिया। इसके बाद उन्होंने माइनिंग लीज, कोल, कॉपर, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में सारा टेंडर पूरे अपने हड़प लिए हैं। हम्म। और इंडिया इंडिया के लिए क्या हो गया, गेटवे ऑफ यूरोप का फाइनल लेग ओपन हो गया। अब इंडिया को इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। और अडानी पोर्ट्स जो है फाइनल डिस्कशन में है, कवाला, वोलोर्स और अलेक्जेंड्रो पोली पोर्ट्स ग्रीस में। तो हम्म। टर्की के भी बैंड बजेगी उधर से, ग्रीस के थ्रू, जो टर्की हमारे खिलाफ आके दिखाने की कोशिश कर रहा है। ट्रू। तो आपको शायद पता नहीं है कि कांग्रेस ने एक अपना ओवरसीज ऑफिस खोला हुआ है टर्की में। मुझे मालूम नहीं तो इसका। ये, हाँ, ये टर्की में ओवरसीज में इन्होंने एक अपना ऑफिस खोला हुआ है कांग्रेस का। और फिर मोदी जी का तरीका ये है कि बिना गोली चलाए इतना मारो कि साला
कम रोने भी ना दे, पिटाई भी और रोए भी नहीं। तो कंबल चाइना में को लट फाइनेंशियली कंबल में लपेट के। कंबल में लपेट के, और चाइना को इन्होंने इस तरह से फाइनेंशियली धोया है कि चाइना आवाज भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसने एक जो फॉल्स ऑरा क्रिएट किया हुआ है वो ढह जाएगा पूरा। ट्रू, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है कि देखिए, जब अदानी जैसी कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फिर ऊपर से वो एक सॉल्यूशन नहीं देते। वो पोर्ट भी बनाते हैं, एयरपोर्ट भी बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो आगे काम करते हैं, माइनिंग का काम भी है। तो एक एक कंपनी से आपको हर चीज मिलती है जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए आपको चाहिए, और अदानी वो प्रोवाइड कर सकता है। और फिर ऊपर से भारत की सपोर्ट भी है। अगर रिलायंस या टाटा इन कामों में होते तो मोदी जी उनको भी वैसे सपोर्ट करते जैसे अदानी को बिल्कुल करते हैं। सही है। लेकिन टाटा उन चीजों में नहीं है, वो एयरलाइंस में है लेकिन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में टाटा नहीं है। तो इसलिए उनको प्रमोट हम भारत नहीं कर सकता। तो जो करता है उसको तो प्रमोट करना पड़ेगा। सो वी अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड आई कम फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी आल्सो एंड अ कंसल्टेंट फ्रॉम बिजनेस। तो मैं इन चीजों को समझता हूँ कि ये कैसे होता है, बड़ी डील्स कैसे होती हैं। ये पप्पू पार्टी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है सर। पप्पू को की पार्टी ने कांडला एयरपोर्ट जो दिया था, तो सबसे पहले अडानी को इन्होंने ही दिया था। शुरुआत तो अडानी को बढ़ाने की इन्होंने ही करी थी। ट्रू। अडानी ने असल में इनको चंदा देना बंद कर दिया, इसलिए ये बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। और सर सर वो तो आप ठीक है। चाइना में रह रहे हैं, हम्म। जरा होशियार रहिएगा। हर फॉरेनर को बहुत सस्पिशन की दृष्टि से देख रहे हैं, वो संदेह की दृष्टि से, कि यहाँ बैठ के ये जासूसी तो नहीं कर रहे कहीं। तो थोड़ा रविंद्र जी, सावधान रहिएगा। मैं यहाँ पे 12 साल से रह रहा हूँ। 12 साल में हर साल, एवरी ईयर, 4 या 5 बार पुलिस मेरे घर पे आती है चेकिंग करने के हम्म लिए। वो आएंगे घर में, पूरा चेक करेंगे, मेरी बुक्स चेक करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या रखा है, कोई हिंदू देवी देवताओं की फोटो तो नहीं है भी। मेरी चेकिंग ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज मैं यहाँ पर भी एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं यहाँ पर भी अपने हम्म। वर्कशॉप्स करता हूँ। लोग आते हैं, और मेरे घर पे भी लोग आते हैं कंसल्टिंग लेने के लिए, 1 to 1, क्योंकि मेरा वो ऑफिस मैंने भी है। आपका लिंक्डइन में देखा है, आपका फोटोग्राफ देखा है लिंक्डइन में, देखा है। क्लास लेते हुए। हाँ। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब लोग आते हैं मेरे पास, घर पे भी आते हैं, तो इनको ये लगता है कि भी कहीं ये ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा है इनका, कहीं ये हम्म हिंदुस्तान की बढ़ाई तो नहीं कर रहा, कहीं ये इनको हिंदू तो नहीं बनाने वाला है। और ऊपर से मेरे साथ जो ग्रुप्स हैं वो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स भी आए हैं जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, तो इनको ये थोड़ा डर लगा रहता है मेरे से। तो मैं हम्म वैसे ही हम्म स्कैनर में हूँ। बट यस, आपकी हम्म बात सही है कि रिसेंटली पिछले 1 साल से जब से इन्होंने दोबारा से इसको खोला है कोविड के बाद, हम्म। जितने जी। भी फॉरेनर्स हैं उनको एक एक करके वापस भेज रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था। तो ये फॉरेनर्स को वापस भेज के वो सारी जो पोजीशंस खाली हो रही हैं वहां पर ये हम्म। अपने चाइनीज को भर रहे हैं ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट मिल दी जाए। तो ये नहीं है कि इनको शक है हमारे ऊपर। वी वर हेल्पिंग देयर कंट्री टू ग्रो, भी हमने इनकी कंट्रीज को ग्रो किया है। तो इसलिए शक नहीं है, सिर्फ ये पोजीशंस को खाली कर रहे हैं फॉर देयर ओन पीपल। एंड देखिए, मोदी जी बोलते हैं मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। अपना भी वही हाल है। तो वो झोला उठा के हिमालय बोलते हैं सर, तो वो चाइना में नहीं घुस जाए कुछ झोला लेके। नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी आएंगे तो कंबल लेके आएंगे। और अगला भी सर, ये पाकिस्तान का क्या तमाशा चल रहा है सर। आपके तो बहुत सारे मित्र हैं वहां पे, तो आपको पाकिस्तान थोड़ा में ज्यादा पता होगा। देखिए सर, हम सनातन में बोलते हैं कर्मा, हम्म जो आप किसी के साथ करेंगे वो आपके साथ होकर रहेगा। इन्होंने बड़ी कोशिश करी पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कि देखिए कश्मीर के ऊपर कितना गलत काम हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनके क्या कहते हैं, ये हकूक नहीं मिल रहा उनको। ये हम्म सारी चीजें ये बोलते थे। अभी आप देखिए 370 जैसे ही हमने खत्म किया है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक था कि सारी दुनिया की बोलती बंद कर दी 370 खत्म हम्म करके। उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो गई वहां पर, और डेवलपमेंट भी इतनी हुई है पूरे जो कश्मीर में, जो भारत का कश्मीर है, कि अब उधर के लोग बोलने लग गए भी जैसे वहां पर आजादी है काम करने की, वहां पर डेवलपमेंट है, हमें भी वैसी चाहिए, वरना हम उधर जाने को तैयार हैं। आप कभी सोच सकते थे कांग्रेस के टाइम पर कि ऐसी आवाजें गिलगिट से या पीओके से आएंगी कि हम भारत से मिलना चाहते हैं? बेशक मैं कहता हूं कि वो जाहिल हैं,
वो अनपढ़ हैं। वो सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि उनको पैसा दिखता है, और ये पाकिस्तानी जो है, मुसलमान जो कौम है, ये पैसे की पीर है। इनको जहां पैसा मिलेगा ये वहीं पे लेट जाते हैं। वी अंडरस्टैंड, इनको भारत से प्यार नहीं है, इनको भारत के पैसे से प्यार है। इनको एक सेफ लाइफ दिखती है यहाँ पर। इनको दिखता है कि यहाँ पर आटा 10 रुपए किलो है, वहां पर 200 रुपए किलो है, तो भाई यहाँ चले जाओ। तो ये एक उनकी मजबूरी है कि इनको यहाँ पे आटे की लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। दिस इज द ओनली भूखे मर रीजन। रहे हैं इसलिए, भूखे मर रहे हैं इसलिए इसलिए उनको नहीं। जैसे, सेकेंडली, हाँ, बोलिए। पहले इनको क्या था कि ये जो सारे प्रोटेस्ट भारत में होते थे, ये जो प्रोटेस्ट वहां हो रहा है, वही प्रोटेस्ट पहले भारत में भी होता था। लेकिन उन्हें उस प्रोटेस्ट को करने के लिए पैसे मिलते थे कश्मीर में, तभी वो प्रोटेस्ट भारत में होता था। वहां पर किसी को पैसे दिए नहीं जा रहे, उनको पैसे दिख रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए फर्क कितना है। और अभी तो विदेशी यूट्यूबर्स, मैंने देखा कल स्कॉटलैंड वाला पूरा कश्मीर में घूम रहा है, उसको कहीं कोई रोक नहीं है शूट करने की हो रही है। और ऑफ पाकिस्तान कोर्स। ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तानियों को नहीं जाने देते हैं सर। नहीं सर, मतलब मुझे लगता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें जो पाकिस्तान में कश्मीरी हैं उनको भी जाना अलाउड नहीं है। वो सारा पंजाबियों से भर दिया उन्होंने। और ये जो भुखमरी का केस है सर, तो इसमें अभी तो मतलब पाकिस्तान में इतने बुरे हाल चल रहे हैं इनके बिजली के बिल और टैक्सेस वगैरह। तो अब इनका राष्ट्रपति का क्या रोल है, आपको क्या लगता है, इनका राष्ट्रपति को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति जो है इनका है, वो तो ट्राई कर रहा है कि इलेक्शंस डिक्लेयर किए जाए, ताकि उसका भी स्यापा बुके। वो भी बेचारा लटका हुआ है, ना इधर का ना उधर का। ना वो जी सकता है, ना कंट्री को छोड़ के भाग सकता है, ना कब्र में जा सकता है। तो उसने बोला कि चलो इलेक्शन अनाउंस कर देता हूँ, वैसे भी डेट आ रही है। बट इलेक्शंस इनकी कंट्री चाहती ही नहीं है। इनके जो हुक्मरान हैं वो सारे भाग गए, आपने नोट किया होगा। जितनी भी गवर्नमेंट में, वो बेशक वो पीपल्स पार्टी है, या वो नवाज शरीफ की जो शहबाज शरीफ एंड पार्टी है, वो बिल्लो रानी जो सुबह मर्दों की ड्रेस डाल के आता है, शाम को लेडीज ड्रेस डाल के आता है, वो भी भाग गया है। वो भी सब यूके में बैठे हुए हैं। इनका जो एक्स जितने भी आर्मी चीफ्स हैं, वो सारे कंट्री छोड़कर भाग गए हैं। दैट शोज कि आर्मी को समझ आ गया कि इस कंट्री को संभालने के लिए कोई है नहीं, हम संभाल नहीं सकते। वो इलेक्शंस चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं ये पपेट गवर्नमेंट जो बैठी है अभी 3 महीने 4 महीने के लिए, ये कंटिन्यू रहे। और ये सबसे डेंजरस मोमेंट है। वाई? बिकॉज मरता क्या नहीं करता। इनको कोई भी प्रेशराइज करेगा कि आप इंडिया के साथ पंगा ले लो, इनके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। पूरे कंट्री को जोड़ कर रखने का कोई रास्ता नहीं है। दे विल हैव टू गो फॉर एडवेंचर विद इंडिया। और इनका एडवेंचर क्या है? भी हम एडवेंचर के लिए घूमने फिरने जाते हैं, कहीं पिकनिक बनाने चले गए, कोई खाना खाने चले गए। इनका एडवेंचर है गोली चला दी, बॉम्ब फेंक दिया। ये इनके एडवेंचर्स हैं। तो मुझे डर इस बात का है कि अब ये उस डेस्परेट पोजीशन में है कि भाई गंद गलता है, डलने दो। बट मुझे अगर इसको गंद डालने के लिए पैसे मिलते हैं, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान उसी फेज में एंटर करता जा रहा है। इनका हाल भी राहुल गांधी की तरह है कि भाई मैं कुछ कर तो सकता नहीं, मोदी जी को हरा सकता नहीं, तो गंद डाल दो। तो पाकिस्तान भी उसी गंद की घेरे में जा रहा है। एंड दैट इज डेंजरस। मेरी पाकिस्तानी जो आपने मुझे मित्र बोला, जिनको मैं झाड़ता हूँ पूरा उनके चैनल्स के ऊपर, तो वो इतने अच्छे मित्र हैं वो। तो उनसे जब मेरी बात होती है, वो कहते हैं यार हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम आपसे पंगा लें, लेकिन हमारे पास पागलों की कमी भी नहीं है। नहीं, पर यहाँ पर उनके स्वागत की पूरी तैयारी है कश्मीर में। जहां से घुसेंगे वहां पे भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। मोदी एंड कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है, उनको मालूम है कि भिखारी अगर दौड़ लगाएंगे तो इंडिया की तरफ ही दौड़ लगाएंगे और ये मारकाट मचाने की कोशिश करेंगे। तो यस उसकी पूरी यस। तैयारी है। पर देखिए कल अरविंदर रात जी, को सर इनका राष्ट्रपति आ, डेट डिक्लेयर करने वाला था पाकिस्तान का चुनाव की, नवंबर में। तो जनरल मुनीर वहां पहुंच गए और साहब उनने उनको घर के बाहर नहीं निकलने दिया। सर, ये तो मुझे आलम है। मुझे याद है जब इमरान खान के ऊपर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वो होने नहीं दे रहा था, तो तब भी बाजवा गए वहां पर और 2 थप्पड़ लगाए उसको जोर से। तभी वो 3 4 दिन अपनी सन ग्लासेस रात के हाँ, टाइम भी वो लगा के चलता रहा, बिकॉज निशान दिखाना चाहता नहीं था। प्रेसिडेंट को भी लगा दिए होंगे झापड़ सर, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तो 1400 साल की हिस्ट्री है। नहीं तो प्रेसिडेंट की कोशिश ये थी कि वो नवंबर में डिक्लेयर कर दे, तो 90 डेज के हिसाब से इमरान खान बाहर हो जाते। और ये हम्म। मुनीर एंड कंपनी चाहती नहीं है।
इनका कार्यकाल जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है 9 सितंबर तक है, और वो हटना नहीं चाहते हैं। अभी तो आप पाकिस्तान में बड़ा मजा आएगा सर, देखिए आप, बढ़िया। सर देखिए, जब से मोदी जी आए हैं ना, तब से हम मजे ही ले रहे हैं। और इस मजों की हम 1000 साल से वेट कर रहे थे, और अब ये मजे लेने का टाइम है। और मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप यार यूट्यूब वालों के, जो ये पाकिस्तान वाले हैं, इनके चैनल पे क्यों जाते हो। मैंने बोला मैं भी मजे लेने जाता हूँ, और कोई रीजन नहीं है। मुझे जो खुशी मिलती है भारत को प्रेजेंट करके और उनकी बैशिंग करके। भाई अब तक इन्होंने हमारी बैशिंग करी यहाँ पर उग्रवादी भेजकर। अब हम इनके मुंह पर जो जवाब देते हैं, उनके पास भागने का रास्ता नहीं होता। और मुझे जो खुशी मिलती है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सर ट्विटर पे मैं इनको दोनों को ऐसा उधेड़ता हूँ, तीन लोग हैं। एक साजिद तरार महोदय हैं, एक आपके फखर यूसुफ रई, और एक क्या नाम है आरजू। महिला उसका, आरजू। बहुत बुरी तरह से उधेड़ता हूँ इनको। तरार साहब को मैंने बोला कि इतना भाषण देते हो अमेरिका में, मुझे दुख होता है, ऐसा है। मैंने कहा इतना दुख है अपनी कंट्री के लिए तो आके नहीं जाता भाई वापस। तेरे को इतना जज्बा है तेरे कंट्री के लिए, तो अमेरिका छोड़ के आ जा, संभाल सर आके। तरार साहब ने एक बार अपने ट्विटर पे डाला कि इवन गॉड हैज गिवन अप ऑन पाकिस्तान। आई सेड सर यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर। गॉड नहीं, आपको अल्लाह का डोर करना चाहिए था। आप गलत रास्ते पे जा रहे मैंने आपका वो ट्वीट देखा था। हो। तो इनका तो बहुत बुरा हाल है सर। और तीसरा, वो तालिबान ने अपनी वो पब्लिक को कह रहा है कि भाई पाकिस्तान मत जाना। अब सोच लीजिए कि क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। इससे बड़ा जूता और कोई इनके मुंह पे नहीं मार सकता। सर मैं तो खुद हैरान था। तालिबान, जो दुनिया में दहशत फैलाने के लिए मशहूर है, वो बोलते हैं कि भाई अफगानियों को बोल रहे हैं आप पाकिस्तान मत जाना, वहां पर उग्रवाद बढ़ रहा है, आपकी जान को खतरा है। भी अगर उग्रवादी बोले कि दूसरे के घर में नहीं जाना क्योंकि वहां पे उग्रवादी ज्यादा है, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या होगी आज की डेट में। और आई वॉज शॉक्ड टू सी, मेरे पाकिस्तान जो ये फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स आप बोलते हो, मैंने उनसे हम्म। बात करी। वो कहते यार हमारे लिए ना इससे बड़ी शर्मनाक चीज कोई हो नहीं सकती कि तालिबान। ले, और उनके लिए सबसे दर्द भरी बात यह है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन तालिबान को खाना पहुंचाता, और जिस दिन गेहूं पहुंचता है उसी दिन जाके उनकी आर्मी को ठोकते हैं, वो जाके पेट पे हाथ फेरा और डकारने वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं सर। ये बात मैंने नोट नहीं करी थी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। जैसे ही वो भारत का गेहूं खाते हैं, तो उसी दिन जाकर पेट भरा होता है। वो कहते चलो यार थोड़ा एडवेंचर करके आए। वो जाकर थोड़े से आर्मी वालों को ठोक के आए थे। और पाकिस्तान में तो सिविल वार जैसी सिचुएशन है सर। मैं कल किसी यूट्यूबर का देख रहा था, तो एक जूते की दुकान के सामने भीड़ लगी हुई थी, लोग खड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि हम बिल नहीं देंगे बिजली के। और वो एक कह रहा था कि ये जुतियों की दुकान से जुतियां खरीद लो, और जो आए सालों में जुतियां मारना के। बल्कि बिजली का बिल मांगने कोई आए तो उसको जूती, बल्कि उसको जो पेमेंट करनी है वो जूतियों से करनी है, मार मार के। मार मार के करना है, बहुत बुरे हाल है। पर ये सुधरेंगे नहीं सर, ये कौम ऐसी है, बड़ी दोगली कौम है, बहुत ये दोगली कौम है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को जानता हूँ, यहाँ बैठ के रोते रहते हैं 24 घंटे, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अरे तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है तो भाई चले जाओ ना पड़ोस में, होश सही बात ठिकाने है। आ जाएंगे। यहाँ सर सब मिल रहा है, देखिए, मुफ्त का राशन मिल रहा है, बिजली में मिल रही है, पानी मिल रहा है, मकान मिल रहा है, फिर भी रोना है। नहीं नहीं रोना, ये रोना इनका, इनके डीएनए में है। विक्टिम कार्ड खेलना इनको बचपन से सिखाया जाता है कि आप विक्टिम कार्ड खेलो, और जो मिलता है लेते रहो फ्री में। इनको वही चीज चाहिए भाई। अगर आपको इतना ही प्यार था बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो वहां से 3-4 करोड़ वहां से उठ के यहाँ क्या झक मारने आए हो, वापिस चले जाओ। सर एक वो शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ण संकर कभी अपने धर्म का नहीं होता, किसी का नहीं होता। वर्ण संकर का मतलब क्रॉस ब्रीड, ये क्रॉस ब्रीड है। हिंदू और मुसलमान की क्रॉस ब्रीड है ये लोग। तो ये ना तो अपने धर्म के हैं, ना हिंदुओं के हैं, ना किसी के हैं। ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। आज तो थोड़ा मारा आपने पूरा मौके पे। और ये चीज आपकी
100% सही है। ये कभी भी किसी के हो नहीं सकते, और यही बात है जो भारत के लोग समझते नहीं। अभी भी ये सेकुलर का जो झंडा उठाकर चलते रहते हैं या झंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, इनको समझ नहीं आता कि भाई यही सबसे डेंजरस चीज है। ये हिंदू राष्ट्र था, है, और ये हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और ये जो विदेशी का मामला चलता है हिंदुस्तान में, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदौर के होलकर महाराजा थे, उनकी वाइफ विदेशी थी, तो उनको संपत्ति में देने का हक आया तो नेहरू जी ने और सब ने रोक लगा दिया था कि नहीं, विदेशी का इसमें कोई हक नहीं है। और अब हमारे उसी पार्टी के लोग एक विदेशी को हमारे सर पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। मतलब बिल्कुल सही है। एक वो कहावत है ना कि घोड़ा चलाने आता नहीं है और डरबी रेस में भाग लेंगे, ये वाली स्थिति है। सर, इसको मैं और बेटर कर देता हूँ। ये गधे हैं, लेकिन घोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बन नहीं सकते। और अभी एक सर स्टेटमेंट आया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयन स्टालिन का, कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, फला कर देना चाहिए, ढिका कर देना चाहिए। उसमें आपका क्या मत है? अ, देखिए, हमने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया कि कभी मुसलमान को हमने होम मिनिस्ट्री दे दी, कभी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। हमारे वो सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, क्योंकि हम मैंने एक चीज नोट करा है कि जब हिंदू कोई प्रधानमंत्री बनता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन मुसलमान जब कभी उप प्रधानमंत्री बने, वो मुसलमान ही रहता है, वो प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री नहीं बनता। इनकी डीएनए के अंदर है कि भाई ये जब जाएंगे, इनको लगता है कि हम ही हम होने चाहिए, बाकी सबको खत्म कर देना चाहिए। क्रिश्चियंस ने भी हमेशा मिशनरीज को भेजा यहाँ पर कन्वर्जन करने के लिए। मुसलमानों ने भी कन्वर्जन की बात करी। हिंदुओं ने कभी कन्वर्जन की बात ही नहीं करी। वो बोलते हैं यार तुम अपना जियो, हम अपना जीते हैं। ये फर्क है, और ये चीज ये लोग कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं। मुझे हैरानी होती है कि ये हिंदुस्तान में रहकर उस स्टेट में जहां पर 80% से ज्यादा हिंदू हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि 80% को खत्म कर दो। जब हम बात करते हैं, अगर जैसे मेरे जैसा आदमी है, वो बोलता है मुसलमानों को खत्म करो, ये 10-20% जितने भी हैं, तो इनको आग लगती है कि ये आप जो है ना, ये टेररिस्ट वाली बात करते हो। ये 80% को खत्म करने के लिए तो इनको लगता है ये टेररिज्म नहीं है, ये हमारा हक है। अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं यार आप फैसिस्ट हैं। ये फर्क, ये जो है, ये जो इंडिया वाले ना, डॉट वाले, इंडिया डॉट वाले, जो हर एक चीज में डॉट है, ये डॉट वाले लोग अपनी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये हिंदुओं को फाइनली समझ आएगी कि भाई इनकी मानसिकता क्या है, ये कैसे प्यार की दुकान में आपकी इज्जत का सौदा करने वाले हैं, आपकी जिंदगियों का सौदा करने वाले हैं। और ये अपने फ्रस्ट्रेशन को भी दिखा रहे हैं। भाई हिंदू जो है हमारे साथ नहीं जुड़ रहा, ये फ्रस्ट्रेशन भी है, प्लस इनका एजेंडा भी यही है कि जैसे केरला में इन्होंने हिंदुओं को भगाया है, वेस्ट बंगाल से भगा रहे हैं, ये वैसा चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा काम किया जाए। हिंदू क्या यही चाहता है? मुझे तो इसी बात की हैरानी होती है कि जब रविश कुमार जैसा आदमी हिंदुओं के अगेंस्ट बोलता है, मुसलमानों की फेवर करता है, तो हिंदू ही उसकी वीडियो भी देख रहा है, उसको फॉरवर्ड भी कर रहा है। लेकिन आपकी मेरी वीडियो कभी आपने देखा कि हिंदू फॉरवर्ड कर रहे हो? कभी भी नहीं। यही नहीं फर्क है। करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू जुड़ता नहीं है। और इसीलिए रविंदर जी, मुझे आप सोच के बताइए, मैं चाइना जैसी कंट्री में बैठकर हिंदुओं को जोड़ने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं, उनको अवेयर करने के लिए कि गवर्नमेंट कैसे कैसे काम कर रही है हमारे फेवर की, लेकिन हिंदू जुड़ता ही नहीं है साथ में। लेकिन अगर मैं हिंदू मोदी जी के अगेंस्ट कोई भी वीडियो बना दूं, वो ऐसे आग की तरह स्प्रेड होती है कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा उसको, दैट दैट गोज वायरल। लेकिन मोदी जी की फेवर की हमारे अपने ही लोग उसे फॉरवर्ड नहीं करते। इसी की पता लगता है कि हिंदू जुड़ता ही नहीं है, और इसलिए कोई आवाज हिंदुओं के लिए हिम्मत भी करता नहीं है। हिंदू गुलाम मानसिकता में अभी तक जी रहा है, उससे निकला नहीं है। किसी मुसलमान के लिए ऐसा बोल देते तो पता नहीं कितने सर तन से जुदा हो जाते। हिंदू यस। क्यों नहीं बोलता है कि स्टालिन का सर तन से जुदा करो? वो कौन होता है हम्म। हमको कहने वाला कि हमारा धर्म खत्म कर देगा? हिंदुओं को वो खिलाता है क्या? हिंदुओं के वोट से वो सारे जीतते हैं। जयललिता ने करुणानिधि को, जयललिता ब्राह्मण थी, तमिल ब्राह्मण, हम्म। सर इसके दादा को खून के आंसू रुलाए हैं। रोते हुए इसकी वो आई थी, जब पुलिस उठाने आई थी तो दाढ़े मार मार के रो रहा था। ये वो दिन भूल गया है। और साला तू क्या वहां से अमेरिका से इंपोर्ट होकर क्रिश्चियन बन के आया? था तो हिंदू ही। हम्म। तो हिंदू क्यों नहीं कहते कि इसका सर तन से जुदा करें?
क्यों नहीं ये तो हेट स्पीच में आ रहा है सर, कि इसको हेट स्पीच में सुओ मोटो कोर्ट संज्ञान ले और साले को लटका है ऊपर। कोई बात नहीं, सितंबर में आ रहा हूँ सर, मैं ही काम करता हूँ आके। सर अक्टूबर तक का तो रुक जाइए, अक्टूबर तक का तो मोदी जी ने टाइम लिया है। एक बात है, आपने मुझे 2-3 महीने पहले बोल दिया था कि अक्टूबर तक सब सब सीधे होने वाले हैं, और आपकी एक एक बात सही हुई है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी पकड़ के ऊपर। और मुझे लगता था उस वक्त कि आप ऐसे बोल रहे हो, जब ये नू का जो हुआ था, नू में जो हिंदुओं को मारा गया, वहां पर हमारे प्रोसेशन रोके गए, और जैसे फेवर किया गया मुसलमानों को जिन्होंने दंगे करे, आपने बोला था आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए, ये मोदी जी हैं, ये ठंडी करके खाते हैं, गरम गरम नहीं खाते। और वो बात वैसा ही हो रही है सर। और ये मैं आपसे पूछता हूँ अभी, जो ये जो पार्लियामेंट सेशन जो इन्होंने मोदी जी ने स्पेशल रख दिया है, कितने न्यूज आ रही है कि ये वन नेशन वन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको लगता है कि मोदी जी इतने प्रिडिक्टेबल हैं कि इतने ओपनली अपने पत्ते खोल देंगे? सर सारे पत्रकार हाथ ऊंचे कर देते हैं कि ये क्या करेंगे हमें नहीं मालूम। कोई सोर्स है नहीं, सिर्फ दो लोगों को पता है, मोदी और शाह, कि क्या होने वाला है। इवन कैबिनेट में किसी को नहीं पता है। और एक बात और सर, 2005 से यूट्यूब चालू हुआ है। आपने देखा होगा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो बाढ़ आई है, वो 2016 के बाद आई है, नोटबंदी के बाद। इसके यस। पहले तो कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर दिखता नहीं था। उसमें भी जरा गौर करिएगा कि क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो हम समझते हैं बात को कि क्या रीजन है, क्योंकि नोटबंदी में एक ही तो काम हुआ है कि इनके नोट बंद हो गए, और कुछ भी हुआ नहीं था तब। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। आज आपने मुझे होस्ट कर बनने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद आपका। रविंदर जी, आपने हमारे शो पे हमें इनवाइट किया, इसका धन्यवाद आपको देता हूं मैं। और सर आपके व्यूवर से पूछिएगा कि जनरल बख्शी को बुलाएं तो कितने लोग देखेंगे। उनको देखने के लिए 1 लाख हो तब तो मजा भी आए। चलिए अब व्यूअर्स, अब इन्होंने मुझे बोल दिया कि ये जो कर्नल बख्शी हैं, उन्हें ये बुलाने जनरल की। मेजर जनरल जीडी बख्शी। और मेजर जनरल जीडी बख्शी, यस, हाँ। उनको मैं सुनता हूँ, दमदार, वो एक स्पीकर भी हैं और देश से प्यार करते हैं। अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, कौन से क्वेश्चंस आप बख्शी साहब से पूछना चाहते हैं वो भी शेयर कीजिए। एंड वी आर ट्राइंग टू इनवाइट हिम, ही इज वेरी बिजी, बट लेट्स सी इफ ही कम्स। तो आप अपने क्वेश्चन जरूर दीजिए कि आप उनसे कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। लेकिन एक ही शर्त है कि उनकी जो वीडियोस होंगी वो आप सबको वायरल करनी पड़ेंगी शेयर करके, तभी मजा आएगा, अदरवाइज दे फील कि हमारा एफर्ट बेकार गया। नहीं, मुझे रविंदर जी। शर्म आती है पाकिस्तानियों के जो व्यूज आते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। और आपके जैसे मैं देशभक्तों का देखता हूँ तो 12,000, 13,000, 15,000, 20,000। अरे यार, आप क्या पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो यार? क्या मिलता है पाकिस्तानी में? ट्रू। मतलब वो एक गाना था पुराना, कि जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। भाई वहां कुछ भी नहीं है। वहां कुछ नहीं है, ना शोला है ना चिंगारी है। सब बुझी हुई रविंदर राख है बिल्कुल। रविंदर जी, क्या है, मैंने एक चीज नोट करी है कि जो हमारा इंडियन मीडिया है, वहां पर आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है। लोग नेगेटिविटी देखना पसंद करते हैं, हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, भारत में कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, लोग कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से पैसे आएंगे। लोग ये चीजें देखना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। दे आर इंटरेस्टेड इन दोज यूजलेस डिबेट्स, जहां पर 5 लोग इकट्ठे बात कर रहे होते हैं, आपको समझ भी कुछ नहीं आता, लड़ाइयां हो रही होती हैं। लोगों को ये चीजों में मजा आता है, मुझे हैरानी होती है कि लोगों को क्या हो गया है। बेसिकली इंडियंस बॉर्न क्रिटिक्स हैं सर, वो हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है। पैदाइश ये है, हमारे जीन्स में है, डीएनए में है, कि हर चीज की हम आलोचना करते हैं। कोई अच्छी चीज होती है उसको एक्सेप्ट करते नहीं है। 9 साल हो गए मोदी जी को, बेचारे अपने 18-18 घंटे काम करते हैं, पर लोग कहते हैं कि साहब क्या किया। मतलब इनका सबका कैटेरैक्ट का ऑपरेशन करवाने की जरूरत है, जो ये कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। रविंदर जी, मैं चाइना से बैठकर भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, और जो इंडियन मीडिया में लोग हैं वही क्वेश्चन करते हैं भी आप चाइना में बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बना रहे हो, आप बताइए ये पॉसिबल कैसे है, सीसीबी आपको कितने पैसे देती है। भाई मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए हिम्मत कर रहा हूँ कि मुझे कभी भी उठा के ले जाएंगे ये, इनका क्या है।
लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे ही क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, आपको कितने पैसे मिलते हैं इन चीजों के लिए। ये तो हालत है हिंदुओं की, इसीलिए कोई इनके लिए खड़ा नहीं होता। नहीं, मैंने एक आपका देखा था, कोई व्यूअर आपसे पूछ रहा था कि चाइना में तो ये है, जरूर आपको चाइना का प्रोटेक्शन हासिल है और आप हाँ। अपना एजेंडा चला रहे हैं। यू आर मैरिड टू ए चाइनीज गर्ल एंड व्हाई यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, देयर यस। इज सम एजेंडा बिहाइंड दिस। तो मैं तो ओपनली बोलता हूँ, इंडियन मीडिया वालों को मैंने ओपनली चैलेंज किया है, आप मेरे साथ लाइव डिबेट डिबेट पे आइए, मैं आपका पर्दाफाश मैं करूंगा कि भाई एजेंडा कौन चला रहा है। आप मुझे एक भी वीडियो दिखाइए जिसमें मेरा एजेंडा चल रहा हो, तो मैं कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। तो ओनली थिंग इज दे सर, गेट एक्सपोज्ड, एंड दैट इज व्हाई दे ये डोंट लाइक मी। ये यहाँ पे सोरोस के मानस पुत्र है, मानस पुत्र समझते हैं ना? ये यहाँ जितने हैं मीडिया वाले सब सोरस के मानस पुत्र हैं। मेरे कजिन सर, जिनको पद्मश्री मिली 2009 में, हमने सबसे पहले डाला था वीडियो मीडिया का ब्लैक। हमारे व्यूअर्स ज्यादा है सर, क्रेडिबिलिटी का सवाल है। भले ही 5,000 लोगों ने देखा, उनके 294 लोगों ने देखा है सर। ही पद्मश्री, बड़ा नाम है। मैं तो मार्केटिंग का आदमी रहा हूं, मैं तो पत्रकारिता से मेरा दूर दूर तक का संबंध नहीं है, पर सबके लूप होल सब पत्रकारों के जानता हूँ। तो उनके 294 व्यूअर्स हैं और वो डेली डालते हैं, 100 व्यूअर भी नहीं मिलते उनको। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपकी धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे बढ़ रही है, वो मैं चाहता हूँ कि 1 लाख तक तो पहुंचे कम से कम। चलिए कोई बात नहीं, जो है आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर व्यूअर्स, आई एम व्यूअरशिप। मैं देख रहा हूँ कि मैं भारत, जो मेरा प्यार है अपने कंट्री के लिए, मैं सिर्फ उसी को शेयर करता हूँ लोगों के साथ। जिनको भारत से प्यार है वो अपना देखेंगे, मुझे इसमें प्रमोशन की जरूरत नहीं है। बाकी लोग तो ऐड भी लगाते हैं कि भाई इसको प्रमोट किया जाए। आई डोंट डू एनीथिंग, मैं अपनी नाक को पब्लिसिटी करता हूँ, सिर्फ अपने देश के लिए जो मुझे प्यार है उसको उजागर करता हूँ। जिसको अच्छा लगता लगेगा, अपना आप शेयर करेगा, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है इनको, दैट इज देयर जॉब। नहीं, मेरे ग्रुप में तो हर व्यक्ति देखता है सर आपका। मैंने तो चलिए। हर ग्रुप में डाला हुआ है, न्यूज़पेपर और चैनल जितने हैं उसमें। भले ही गालियां मुझे देते हो, पर देखते जरूर है। चलिए रविंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे चलिए बात सर। करके। ऑलरेडी 40 मिनट्स आपने, अच्छा एक एंटरटेनमेंट अब करते हैं, बहुत खुल के बात करते हैं भारत के लिए, और यही चीज मुझे टच करती है। सो थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।